तेजस्वी जी सनातन के ओरिजिनल सनातनी हैं। जो पॉलिटिक्स है, राजनीति, वो आपकी थाली को भी नहीं छोड़ती। चाहे आप बिहार के डिप्टी सीएम और सूबे की सबसे बड़ी पार्टी के नेता तेजस्वी यादव हों या बॉलीवुड स्टार कंगना रनौत। अगर आपको लगता है कि करीब 150 करोड़ की आबादी वाले देश में ये जो वेज वर्सेस नॉन वेज की डिबेट है उससे आप बच जाएंगे, तो मेरे दोस्त आप गलत हैं। इससे तो गांधी, नेहरू और अंबेडकर तक नहीं बच पाए। वैसे लेटेस्ट मामले में बिहार के डिप्टी सीएम रहे तेजस्वी ने चुनाव प्रचार के दौरान प्लेन से मछली खाते हुए एक वीडियो पोस्ट कर दी। बवाल हो गया। उनको ये कहकर घेर लिया गया कि चैत्र नवरात्रि में वो मछली खा रहे हैं। हालांकि उनके सपोर्ट में भी तमाम तरीके के आर्ग्यूमेंट्स दिए जा रहे हैं। वहीं तेजस्वी से पहले बीजेपी की जो कैंडिडेट है मंडी से कंगना रनौत, उनको ये कहकर घेर लिया गया कि वो बीफ खाने की वकालत कर चुकी हैं। हालांकि कंगना का इस पर अपना पक्ष है, अपना साइड है। तो इस नॉनवेज को लेकर ये जो कंट्रोवर्सी है उसके मामले में तेजस्वी और कंगना के नाम भले ही लेटेस्ट हो सकते हैं, लेकिन गांधी जी से मोदी जी तक देश में मीट खाने से जुड़ी राजनीति का इतिहास जो है वो बहुत पुराना रहा है। इसकी वजह से लिंचिंग्स तो हुई ही हैं, लोगों को किराए पे मकान मिलना, घर मिलना दुभर हो जाता है। खाने की राजनीति आज़ादी की लड़ाई से लेकर जो संविधान है उसके बनने तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि कई चुनाव की इसने तो धार तक मोड़ दी है। कई नेताओं को बना बिगाड़ दिया है, कई विचारधाराओं को अपना स्टैंड बदलने पर मजबूर कर दिया है। तो इसी खाने की राजनीति पर बात करेंगे इस स्टोरी में और समझने की कोशिश करेंगे कि भारत की राजनीति में इसका कितना और कैसा इम्पैक्ट रहा है, इसका इतिहास क्या है। नमस्ते, मेरा नाम है तरुण और शुरू करते हैं ये स्टोरी। लेकिन सबसे पहले ऐसी ही स्टोरीज के लिए आप स्विच को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलेंगे इतिहास की तरफ, लेकिन सबसे लेटेस्ट मामले पर जल्दी बात कर लेते हैं। 2024 में पीएम को चुनने वाला चुनाव चल रहा है, ये तो आपको पता ही है। इस बीच आरजेडी नेता तेजस्वी ने प्लेन में बैठकर चेचरा मछली खाने की एक वीडियो सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दी। इसके बाद बीजेपी और सोशल मीडिया यूजर्स ने उन्हें सीजनल सनातनी बोलकर घेर लिया। हालांकि सफाई में तेजस्वी ने कहा कि उनकी ये वीडियो नवरात्र शुरू होने से एक दिन पहले यानी 8 अप्रैल की है, 9 अप्रैल की नहीं है। वहीं बीजेपी नेता कंगना ने बीफ खाने के आरोपों को शर्मनाक, उन पर जो एलिगेशन लगे हैं उनको शर्मनाक और आधारहीन बताया है। मतलब दोनों ही नेताओं ने धार्मिक भावनाओं को सर्वोपरि मानते हुए मीट को लेकर उनके बारे में जो भी कहा जा रहा था उसे या तो डिफेंड किया है या रिजेक्ट कर दिया है। तो यहाँ पे एक बात साफ है कि कम से कम हिंदुओं के मामले में गाय को लेकर जिस तरीके की श्रद्धा या मान्यताएं हैं उसकी वजह से गोमांस पर किसी तरीके की बहस की कोई गुंजाइश यानी पॉसिबिलिटी नहीं रह जाती। लेकिन जैसे ही गाय की बात आती है सीधे बीजेपी का नाम सबसे आगे कर दिया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि आज़ादी मिलने से सालों पहले आज़ादी के आंदोलन में एक मुद्दे के तौर पर गाय की बहुत बड़ी भूमिका थी, बहुत बड़ा रोल था। इंडियन एक्सप्रेस का ऐसा ही एक रिसर्च वाला आर्टिकल है। इस आर्टिकल में लिखा है कि आज़ादी की लड़ाई के दौरान सन 1920 में गोरक्षा को मदर इंडिया की रक्षा के बराबर माना जाता था। आज़ादी के आंदोलन में अंग्रेजों पर हमले में एक बड़ा हमला ये कहकर होता था कि वो हर साल हजारों गायों को मार दे रहे हैं। वहीं बीजेपी के जन्म से करीब 100 साल पहले गांधी जी ने गोरक्षा के लिए गोरखा सभा के नाम से पहला ऑल इंडिया गोरक्षा दल बनाया था। गांधी ने अपनी जीवनी सत्य के साथ मेरे प्रयोग में लिखा है कि उन्होंने मीट खाने की कोशिश की, लेकिन इसके बाद उनको बहुत बुरे सपने आए। इस बकरी के उनके पेट में घूमने का और सपनों का असर ऐसा हुआ कि वो पूरी जिंदगी वेजिटेरियन रहे। उनका जो वेजिटेरियनिज्म है पूरी दुनिया के कई हिस्सों में जो इंस्पिरेशन है वेजिटेरियनिज्म की वो बन गया। आज़ादी से पहले की जो कांग्रेस थी उसमें काउ स्लॉटर पर कंप्लीट बैन के कानून को लेकर कई तरीके की बहसें हुई थी, लेकिन तब की कांग्रेस में मुस्लिम धड़ा भी शामिल था। ऐसी तमाम वजहों से ऐसा कानून नहीं बन पाया। यही बात एक्सप्रेस के आर्टिकल में भी लिखी हुई है। आज़ादी के पहले कांग्रेस में फूट की एक बड़ी वजह भी इस मुद्दे को बताया जाता है। तब ये मुसलमानों के हक बनाम जानवरों के हक का एक बड़ा मुद्दा बन गया, इसमें कन्वर्ट हो गया। ऐसे में आप अभी तक ये तो समझ गए होंगे कि ये सिर्फ बीजेपी या आरएसएस का मुद्दा नहीं रहा है काउ स्लॉटर। आज़ादी से पहले इसे लेकर ईसाई हों, मतलब ईसाई अंग्रेज या मुसलमान, दोनों ही इस मामले में विरोध का सामना कर चुके हैं। आज़ादी के बाद जब भारत और पाकिस्तान जैसे दो देश बन गए तब बहुतों को ये लगा कि गो हत्या पर पूरी तरीके से बैन लग जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। हालांकि कांग्रेस नेता और देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद से लेकर गांधी जैसे न जाने कितने नेता गोहत्या पर बैन और नॉनवेज से दूरी की एडवोकेसी यानी वकालत करते आए हैं।
हाँ, आजादी के बाद देश में दक्षिण पंथ की राजनीति यानी राइट विंग की पॉलिटिक्स करने वाले धड़े के लिए एक राजनीतिक मुद्दा जरूर बन गया। हालांकि आजादी के बाद ये सिर्फ राजनीतिक पार्टियों के लिए मुद्दा नहीं था। उद्योगपति रामकृष्ण डालमिया का नाम उन उद्योगपतियों में सबसे पहले आता है जो गोरक्षा के लिए नेहरू की सरकार से भिड़ गए। गायों को बचाने के लिए इससे जुड़ा बिजनेस का एंगल भी दिया गया। कहा गया कि देश के विकास के लिए गोरक्षा जरूरी है, क्योंकि गाय से जुड़े जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो सेहत के लिए बहुत जरूरी होते हैं। हालांकि देश के पहले पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस पर देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद से यह कहा था कि उनको इस मुद्दे से कोई दिक्कत नहीं है, उन्हें दिक्कत उस टोन से है, उस लहजे से है जो ये डिमांड पकड़ रहा है। नेहरू का कहना था कि इस टोन से उस तरीके का भारत नहीं बन पाएगा, सबका भारत नहीं बन पाएगा जिसे बनाने का सपना देखा गया था। इस मामले में संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का कहना था कि इस तरीके का बैन फंडामेंटल राइट्स का हिस्सा नहीं हो सकता। उनका कहना था कि ऐसे अधिकार, फंडामेंटल राइट्स सिर्फ नागरिकों के लिए होते हैं और गाय नागरिक नहीं है। इसके बाद राजेंद्र प्रसाद ने आर्टिकल 48 के जरिए इसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का हिस्सा बनवा दिया। मॉडर्न टाइम्स में 2017 में बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी इस पर एक बिल लेकर आए थे, लेकिन सरकार के कहने पर उन्होंने ये जो बिल था उनका उसको वापस ले लिया। हालांकि उन्होंने एक अपील ये की सरकार से कि ये अश्योर किया जाए कि जब गाय दूध देना बंद कर दे तो ये मत हो कि जो लोग उनको ओन करते हो वो उन्हें ऐसे खुला छोड़ दें, उनकी देखभाल करना बंद कर दें। अच्छा, कानून अपनी जगह पर है, लेकिन गोरक्षा को लेकर कई बार मामले हिंसक हो गए। इसे लेकर संसद तक मार्च भी हुए और एक जमाने में गांधी, नेहरू, अंबेडकर और राजेंद्र प्रसाद से जुड़े गोरक्षा जैसा जो ये अहम मुद्दा था वो मोनू मानेसर जैसे कथित गोरक्षकों के हाथ में आ गया। इन जैसों पर कई बार गंभीर हिंसा के आरोप लगे हैं। गोरक्षा के नाम पर कई बार कानून को हाथ में ले लिया गया, हत्याएं भी हुई। आलम यह हो गया कि पीएम मोदी को इस पर बयान तक देना पड़ा। दरअसल गोरक्षा के नाम पर 2016 में गुजरात के ऊना में दलितों की पिटाई कर दी गई। इसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने एक बयान में कहा कि ऐसा करने वाले एंटी सोशल एलिमेंट होते हैं, लेकिन वो गोरक्षा का चोला ओढ़ लेते हैं। अब अगर बिहार की तरफ वापस लौटें तो जहां अभी तेजस्वी का मछली खाना मुद्दा बना हुआ है, वहीं 2015 में गोरक्षा एक बड़ा मुद्दा बन गया था। चुनाव के 5वें और अंतिम चरण में बीजेपी ने गोरक्षा को लेकर न्यूज़पेपर में ऐड तक दे दिया। ऐड लालू यादव को घेरने के लिए दिया गया था। लालू पर बीजेपी का आरोप था कि उन्होंने बीफ पर जिस तरीके का बयान दिया है वो अपमानजनक है। हालांकि नतीजों में यह मुद्दा बीजेपी के लिए फायदे का काम नहीं कर पाया। उस चुनाव में नीतीश कुमार और लालू यादव की पार्टी साथ लड़ी थी। दोनों की पार्टियों ने जो महागठबंधन बनाया था उसको जीत मिली और नीतीश कुमार इस गठबंधन के सीएम बने। बीफ तो अपनी जगह पर है, लेकिन बिहार में बीते समय में मीट से जुड़े कुछ फनी मामले भी बिहार से सामने आए हैं। बिहार में जेडीयू के एक बड़े नेता है ललन सिंह। 2023 में उन्होंने मटन और राइस की एक पार्टी का आयोजन किया था। मुंगेर में हुए इस आयोजन में 30,000 के करीब जेडीयू कार्यकर्ताओं और समर्थकों के आने की बात थी। इस आयोजन के वीडियोस वायरल होने लगे। इसके बाद बीजेपी के नेता हैं विजय सिन्हा, उन्होंने एलिगेशन लगा दिया कि ललन सिंह ने लोगों को मटन की जगह कुत्ते का मीट खिला दिया। यह भी कहा गया कि इस आयोजन के बाद इलाके में कुत्तों की संख्या कम हो गई है, जो कुत्ते हैं वो ढूंढे नहीं मिल रहे। अच्छा, बीफ, मटन और मछली के बाद अब बात करते हैं अंडे की। फ्रंटलाइन मैगजीन की एक रिपोर्ट के मुताबिक गांधी और मोदी के गुजरात के कई हिस्सों में खुले में अंडा नहीं बिकता। इसे उसी तरीके से पेपर या ब्लैक कलर की पॉलिथीन में छुपा कर बेचते हैं जैसे सैनिटरी नैपकिन बेचते हैं। यहाँ लंबे समय से बीजेपी की सरकार रही है। ऐसी ही एक बिजनेस स्टैंडर्ड की भी रिपोर्ट है। रिपोर्ट में लिखा गया है कि ज्यादातर बीजेपी रूल्ड स्टेट्स में मिड डे मील में अंडा नहीं दिया जाता और रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा करने के पीछे जो बीजेपी सरकारें हैं वो स्थानीय लोगों की भावनाओं का हवाला देती आई हैं। भावनाओं के नाम पर ही नवरात्र और रामनवमी के दौरान गुरुग्राम और नोएडा में ऐसे कई मामले सामने आए जहां बिना किसी सरकारी आदेश के जबरदस्ती मीट की दुकानें जो है उनको बंद करवा दिया गया, जबरदस्ती उनके शटर डाउन कर दिए गए। वहीं दिल्ली के रिहायशी इलाकों में शामिल साउथ दिल्ली के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने इससे जुड़ा एक आदेश निकाल दिया। आदेश में कहा गया कि नवरात्रि के दौरान
मीट के जो शॉप्स हैं वो बंद रहेंगे। अहमदाबाद का म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इससे भी 2 कदम आगे चला गया। उन्होंने बोला कि ये त्योहारों तक सीमित नहीं रहेगा, खुले में नॉनवेज बिकेंगे ही नहीं। अच्छा, जब इसके खिलाफ जो नॉनवेज बेचने वाले वेंडर्स थे उनका एक ग्रुप गया गुजरात हाई कोर्ट। तब हाई कोर्ट ने अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को जोरदार फटकार लगाई। हाई कोर्ट ने 2021 में कहा था कि आपको नॉनवेज पसंद नहीं होना, हो सकता है कि आपका नजरिया हो, लेकिन आप ये कैसे तय कर सकते हैं कि लोग क्या खाएंगे और खुले में क्या बिकेगा। इस बीच तेजस्वी भले ही ये कह रहे हो कि उनका वीडियो नवरात्र शुरू होने के पहले का है, लेकिन उनके पक्ष में कई तर्क दिए जा रहे हैं, जैसे कि बिहार में मिथिला इलाके के ज्यादातर लोग चैत्र नवरात्रि में मछली खाते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। कहा तो ये भी जा रहा है कि मिथिला के लोग सावन में भी मछली खाते हैं। ऐसे न जाने और कितने ही एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। उदाहरण ऐसे नेताओं का भी है जिन्होंने खुले तौर पर नॉन वेजिटेरियनिज्म को प्रमोट किया, जैसे 2023 के सितंबर में लालू के साथ चंपारण मीट बनाने की राहुल गांधी की जो तस्वीर थी वो वायरल हो गई। सावरकर से लेकर वाजपेयी जी तक नॉन वेजिटेरियन रहे हैं। वाजपेयी जी के बारे में कहते हैं कि उनको मछली बहुत पसंद थी। वहीं एक किस्सा ऐसा है कि जब चितपावन ब्राह्मण सावरकर को गांधी जी ने मछली बनाते देखा इंग्लैंड में, तो वो घबरा गए थे। वैसे 150 करोड़ की आबादी वाले इस देश के पीएम नरेंद्र मोदी प्योर वेजिटेरियन है, लेकिन इंडिया में खाने से जुड़ा डेटा क्या कहता है ये जान लेते हैं। फ्रंटलाइन मैगजीन वाली जो ऊपर जिस रिपोर्ट का जिक्र किया 18 जुलाई 2018 की, उसी रिपोर्ट की माने तो इंडिया कम से कम एक वेजिटेरियन कंट्री तो नहीं है। इसके लिए रिपोर्ट में लेटेस्ट सेंसस यानी जनगणना का हवाला दिया गया है। इसके मुताबिक भारत में 70% लोग नॉन वेजिटेरियन हैं। इसी रिपोर्ट में इंटरनेशनल स्टडीज का भी हवाला देते हुए भारत में जो वेजिटेरियंस की संख्या है वो 20 से 30% के आसपास की बताई गई है। जिस इंटरनेशनल स्टडी का हवाला दिया गया उस स्टडी में भारत सरकार का जो NSSO है उसके डेटा के इस्तेमाल की बात कही गई है। वैसे यहाँ तक आने के बाद भी ये स्टोरी थमने का नाम नहीं ले रही, और जब आप 150 करोड़ की आबादी वाले देश में ऐसी कोई स्टोरी करने की कोशिश करेंगे तो वो आसानी से नहीं सिमट पाएगी। ना तो ऐसी कहानियाँ एक बार में कही जा सकती हैं, ना ही सबके बारे में एक बार में बात हो पाएगी। हालांकि इस स्टोरी में हमने नॉनवेज के इन एंड अराउंड जो राजनीति हुई है, जो पॉलिटिक्स हुई है, उसको समेटने की कोशिश की है। आप इसमें अपनी बातें और कहानियाँ ज़रूर जोड़िएगा, और आप इस स्टोरी पे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। डिस्कशन और डिबेट्स के जरिए इस स्टोरी को आगे बढ़ाइएगा, बताइएगा कि हमें इसमें और क्या करना चाहिए। अच्छी लगे तो शेयर भी करिएगा। ऐसे ही स्टोरीज के लिए स्विच को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखते रहिएगा स्विच। मेरा नाम है तरुण।